2 फरवरी 1961 के दिन केन्या के रहने वाले एक ब्लैक लड़के ने एक अमेरिकन व्हाइट लड़की के साथ अपनी दूसरी शादी की और शादी के ठीक 6 महीने बाद 4 अगस्त 1961 को जन्म हुआ बराक हुसैन ओबामा का। बराक ओबामा अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तब करीबन 1 महीने के लिए मुझे अपने पिता से मिलने का मौका मिला और इनकी जिंदगी में सिर्फ यही 30 दिन थे जब ये अपने पिता को देख पाए और उनके साथ कुछ समय बिता पाए। इनकी लाइफ में एक दौर ऐसा भी आया जब ये कोकेन, मारिजुआना और अल्कोहल की लत में पड़ गए और अपनी बुक में इन्होंने ये बताया है कि मैं कौन हूं, इस सवाल ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे अपने दिमाग से इस सवाल को दूर रखने के लिए इन नशों का सहारा लेना पड़ा। अपने जीवन के हर एक संघर्ष को अपनी ताकत में बदलते हुए यूएस के 44th प्रेसिडेंट बनने तक का इनका सफर हम सब के लिए एक मिसाल है। आइए इनके इस सफर को थोड़ा करीब से जानें। सन 1960 में इनके पिता बराक हुसैन ओबामा सीनियर जब 24 साल के थे तब वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए केन्या से यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई आए और हवाई आने से कुछ साल पहले ही इनकी शादी भी हो चुकी थी और तब ये ऑलरेडी एक पिता भी बन चुके थे। पर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में अपनी पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात एन डनम नाम की एक अमेरिकन लड़की से हुई और इस मुलाकात को शादी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर एन डनम ने बराक ओबामा जूनियर को जन्म दिया और बराक जब 2 साल के थे तब इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स भी हो गया। 1964 में अपने डाइवोर्स के बाद इनके पिता वापस केन्या लौट गए जहां उन्होंने फिर तीसरी शादी भी कर ली और उसके 1 साल बाद 1965 में इनकी मां एन डनम ने भी एक इंडोनेशियन आदमी से दोबारा शादी कर ली जिसका नाम था लोलो सोइटोरो। इस शादी के 2 साल बाद 1967 में इनका पूरा परिवार इंडोनेशिया शिफ्ट हो गया और 10 साल की उम्र तक जकार्ता में रहने के बाद 1971 में इनकी मां ने इन्हें इनके नाना के पास होनोलुलु भेज दिया। क्योंकि ओबामा इंडोनेशिया में अपने पूरे परिवार में इकलौते ब्लैक बच्चे थे एंड होनोलुलु आने के बाद इनके नाना के घर में भी अपने सारे कजन्स के बीच ये इकलौते थे जिनका स्किन कलर अपने सभी भाई बहनों से अलग था। इस वजह से इन्हें कई बार मैं कौन हूं ये सवाल थोड़ा तंग करता था, पर उस समय इस सवाल से ज्यादा इन्हें किसी चीज से तकलीफ होती थी तो वो था इनके साथ होने वाला भेदभाव। अपने रंग की वजह से इन्हें बचपन से ही बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा और इसी दौरान 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार अपने पिता को देखा। ओबामा ने अपने एक इंटरव्यू में उस मुलाकात के बारे में बताया कि मेरी मां तो एकदम दूध के जैसे सफेद थी पर मेरे पिता एकदम काले दिखते थे और फिलहाल मुझे बस इतना ही याद है। फिर अपने नाना के साथ रहते हुए होनोलुलु के पुनहाउ स्कूल में इन्होंने एडमिशन ले लिया और अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई यहीं से की। 1979 में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये लॉस एंजलिस चले गए जहां इन्होंने फुल स्कॉलरशिप पर ऑक्सीडेंटल कॉलेज में और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर 1983 में पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने 1 साल तक एक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म में एज ए रिसर्चर काम किया और बाद में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर शिकागो के खराब हालत में मौजूद पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बायोग्राफर डेविड मेंडेल ने 2007 में अपनी लिखी हुई बुक ओबामा फ्रॉम प्रॉमिस टू पावर में बताया है कि इस जॉब के दौरान बराक ओबामा को पहली बार अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ इतनी करीब से काम करने का मौका मिला और यही वो टाइम था जब मैं कौन हूं इस सवाल के जवाब को उन्होंने करीब से जाना और समझा। पर बराक ओबामा बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें थोड़ी सफलता तो मिली पर कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी की कम समझ की वजह से उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इसी वजह से 1988 में ओबामा ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ एज ए स्टूडेंट इन्हें खूब रिकॉग्निशन मिला और एकेडमिक ईयर 1990 से 1991 के लिए ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट किए गए। उसके बाद शिकागो की एक लॉ फर्म में अपनी समर इंटर्नशिप के दौरान बराक ओबामा की मुलाकात हुई मिशेल रॉबिन्सन से जो उस समय इनकी सुपरवाइजर थी और 4 साल एक दूसरे को जानने के बाद फाइनली 1992 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद ये शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक एक्टिव मेंबर बन गए एंड अपने एक शुरुआती प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने प्रोजेक्ट वोट शुरू किया जिसका एम था अफ्रीकन अमेरिकन को अपने हक के लिए वोट देने के लिए रजिस्टर करवाना और ये कई हजारों अफ्रीकन अमेरिकन को रजिस्टर करवाने में सफल भी रहे। और यही वो समय था जब बराक ओबामा को यह समझ आ गया कि वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज लाने के इनके लाइफ मिशन के लिए इन्हें पॉलिटिक्स में एंटर करना होगा। और फिर 1996 में इन्होंने इलिनॉइस स्टेट सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया
पर सन 2000 में बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर की इकलौती हार का सामना किया जब ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में खड़े हुए थे। पर ये रुके नहीं और फिर दोबारा 2004 में ये यूएस सेनेट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए और इस दौरान डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के इवेंट पर इन्होंने एक ऐसी हाई प्रोफाइल स्पीच दी जिसके बाद इन्होंने कई अमेरिकन के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। उस स्पीच ने अमेरिकन को इतने जोश से भर दिया कि इवेंट के दौरान कई लोगों ने अपनी चेयर पर खड़े होकर ओबामा के लिए चीयर किया और उसके बाद चारों तरफ मीडिया और लोगों के बीच ओबामा का जिक्र शुरू हो चुका था। लोग इन्हें ऑलरेडी आने वाले अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक फेस समझने लगे थे और ठीक ऐसा ही हुआ जब सन 2008 में ये अपने रिपब्लिकन पार्टी के ओपोनेंट जॉन मैकेन को हराकर यूएस के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और बराक ओबामा ने सन 2009 से 2017 तक यूएस के 44th प्रेसिडेंट के तौर पर एक बहुत ही कामयाब समय भी बिताया। दोस्तों, बराक ओबामा की लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई कठिन वक्त देखा है तो उस वक्त को अपनी ताकत बनाओ और सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने जैसे हजारों लोगों को उस संघर्ष से उभरने का रास्ता दिखाओ, ठीक वैसे ही जैसा बराक ओबामा ने किया, एक सच्चा लीडर बनकर। Change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Thank you.